नूरपुर नाम के एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसकी भाभी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उस पर बहुत जुल्म करती थी। नेहा उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी जब उसकी भाभी गुस्से से उसके पास आई। अरे मनहूस, अभी तक सो रही है तू? कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठ जाया कर। तेरे भैया को काम पर जाना होता है और छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मगर एक तू है कि किसी बात का तुझ पर असर नहीं होता। नेहा अपनी भाभी की बात सुनकर बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठी और डरते हुए अपनी भाभी से बोली, भाभी, मैं सिरदर्द की वजह से पूरी रात सो नहीं सकी थी। अभी बस थोड़ी सी मेरी आंख लगी थी, मैं उठने ही वाली थी। उसकी बात सुनकर माया को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, तुम तो कहीं की महारानी हो, जो तुम्हें नींद से उठा दिया तो तुम्हारी शान में बेइज्जती हो गई। अरे उठती हो या मैं उतारूं जूती? मैं तुम्हारे भाई को बताती हूँ कि तू मेरी कोई बात नहीं मानती और कोई काम नहीं करती। माया वापस जाने लगी। तभी नेहा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अरे भाभी, अब गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं रोज काम करती हूँ, आज भी काम कर लूंगी। आप जाकर बच्चों को तैयार करें, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। फिर नेहा ने घर के सारे कामकाज करने शुरू कर दिए। सबसे पहले नेहा ने आंगन में झाड़ू लगाया, फिर और भी बहुत सारे काम किए। आखिर में नाश्ता बनाकर सब बच्चों को दिया, मगर जब वो खुद नाश्ता करने लगी तो माया ने उसे मना कर दिया। अगर तुम कुछ देर भूखी रहोगी तो मर नहीं जाओगी। पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करो। अगर कोई घर आ जाए तो क्या कहेगा कि इस घर की औरतें कितनी गंदी है। पहले घर की सफाई करो, उसके बाद तुम नाश्ता करना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो नाश्ता छोड़कर फिर से घर के कामकाज करने लगी थी। फिर दोपहर का खाना उसे शाम को जाकर खाने का मौका मिला था। हे राम, मेरी क्या जिंदगी है। भाभी के जुल्म और कंजूसी की वजह से मेरा तो जीना हराम हो गया है। मैं तो पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकती। भाभी तो मेरा एक एक निवाला गिनती है। हे ईश्वर, तू कोई करिश्मा कर और मुझे भाभी के जुल्म से पीछा छुड़वा। नेहा दिन रात काम करती रहती, मगर फिर भी माया का दिल उससे खुश नहीं होता था। उस दिन वो गांव की एक औरत के पास जाकर बैठी जो उसकी सहेली थी। आज बहुत दिनों बाद दोनों सहेलियां मिलकर बैठीं। सच बताऊं तो इस ननद ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसे देखती हो तो मेरा खून खौलने लगता है। अरे मेरे पति की कमाई पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का अधिकार है। मैं किसी और के ऊपर अपने पति की कमाई लुटते हुए नहीं देख सकती। माया की बात सुनकर सहेली हंसते हुए बोली, अरे तो तुम अपनी ननद को किसी ठिकाने पर लगा दो, किसी के साथ शादी की बात चलाओ। तुम्हारे घर से वो खुद ही आफत निकल जाएगी। फिर तुम अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहना। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, मगर इस कलमुही के साथ अब कौन शादी करेगा? अरे शादी के लिए तो दहेज भी तैयार करना होता है। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो इस कलमुही को दहेज देंगे। माया, मैं एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसा वक्त आए कि मेरी इससे जान छूट जाए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई रिश्ता है तो तुम बताना। मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। वो नशा करता है और कमाता भी इतना खास नहीं है, मगर वो शादी करने के लिए मरा जा रहा है। अगर नेहा का रिश्ता उसे दे दिया जाए तो वो दहेज लिए बगैर नेहा के साथ शादी करने पर तैयार हो जाएगा। ये सुनकर माया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अरे अब तुमने की ना काम की बात। मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ और उन्हें उस लड़के रोहन के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तुम अपने पति को अगर उसके नशा करने के बारे में बताओगी तो वो कभी भी नहीं मानेगा। अरे मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ, मैं अपने पति से ये बात छुपा लूंगी। मुझे बस इस कलमुही को घर से निकालना है और अपने पति और बच्चों के साथ सुख की जिंदगी गुजारनी है। माया अपनी सहेली से इतना कहकर अपने घर आ जाती है। नेहा के घर आने से पहले ही वो अपने पति विवेक को सारी बात समझा देती है और इस रिश्ते के लिए पति को तैयार भी कर लेती है। देखो माया, जब तक मैं इस लड़के से मिल ना लूं और उसके चाल चलन को ना जान लूं, तब तक मैं नेहा की शादी कैसे कर सकता हूं? अरे वो मेरी बहन है, मुझ पर बोझ नहीं है जो मैं उसे ऐसे ही किसी के हवाले कर दूं। अच्छा, और मैं जो इतने सालों से आपके साथ इस घर में रह रही हूँ, आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रही हूँ, आपके थोड़े पैसों में भी गुजारा कर रही हूँ, आपको लगता है कि मैं आपके साथ ईमानदार नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बहन के साथ किसी ऐसे वैसे की शादी करवा दूंगी? अरे माया, तुम नाराज मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो ठीक है, तुम कल ही रोहन और उसके परिवार वालों को बुला लो। मैं उनसे मिलकर फिर कोई फैसला करूंगा। माया तो इसी इंतजार में ही थी।
अगले ही दिन उसने अपनी सहेली रीता से कहकर रोहन और उसके परिवार वालों को बुला लिया। विवेक को वे लोग इतने अच्छे नहीं लगे थे, मगर माया की वजह से वो खामोश हो गया और उन्हें रिश्ता दे दिया। तभी रोहन की माँ सावित्री ने कहा, भाई साहब, मैं सीधी बात करती हूँ, चाहे अगले को अच्छी लगे या बुरी लगे। साफ बात तो ये है कि आपके घर के हालात देखकर हमें अंदाजा हो गया है कि आप अपनी बेटी को दहेज नहीं दे सकते, और हमें दहेज का लालच भी नहीं है। हमें बस लड़की 2 कपड़ों में चाहिए, और इसी शनिवार को हम नेहा को ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहते हैं। विवेक इतनी जल्दी शादी के बारे में सुनकर घबरा गया था, मगर माया जल्दी से बोल पड़ी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेहा आपकी याद से बहू है, आप जब चाहे अपनी बहू को लेकर जा सकते हैं। जब नेहा को पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है तो वो जोर जोर से रोने लगी। हे राम, मुझे अपनी भाभी से अच्छाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं, वो मुझे किसी भी गड्ढे में फेंक देंगी। हे राम, तो मेरी मदद कर और मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। इधर नेहा अकेली बैठी बैठी अपने आप से कुछ कह रही थी। तभी उधर विवेक अपनी पत्नी माया से कहता है, ये कुछ पैसे हैं, तुम नेहा को दे देना ताकि वो अपनी पसंद से कुछ ले ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर नेहा को ये पैसे दूंगी और कल उसे अपने साथ बाजार भी लेकर जाऊंगी। मगर नेहा को पैसे देने के बजाय माया ने सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। नेहा के लिए वो एक सस्ता सा जोड़ा लेकर आ गई और अपने मन ही मन सोचने लगी, इस नेहा की इतनी औकात कहाँ कि वो महंगा जोड़ा पहने और मेरे पति की कमाई बर्बाद करे। अब वो जाए उस नशेड़ी के घर, वहीं दुखों में घुट घुट कर जीती रहेगी और मैं यहाँ ऐश करूंगी। कुछ दिनों के बाद नेहा की शादी रोहन के साथ हो गई थी। रोहन का बर्ताव उसके साथ बहुत खराब था। शादी के पहले दिन ही उसने नेहा को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। कमरे में आते ही नेहा से कहने लगा, नेहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कल से नशा नहीं किया और माँ ने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया है। अगर तुम्हारे पास अब पैसे हैं तो तुम दे दो। नेहा जो दुल्हन बनी बैठी थी, अपने पति की पहली रात ऐसी बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नशा करते हैं और ये बात आपने और आपकी माँ ने हमारे परिवार से छुपा ली? नेहा की बात पर रोहन जोर जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, अरे तुम्हारी भाभी सब जानती हैं। सब जानते हुए भी उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी क्योंकि तुम उन पर बोझ थीं और वो तुम्हें अपने सिर से उतार फेंकना चाहती थीं। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो। एक काम करो, ये जो जेवरात पहने हैं वही दे दो ताकि मैं अपना नशा पूरा कर सकूं। जब नेहा ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो रोहन ने उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। नेहा जोर जोर से रोने लगी। आप मेरे ऊपर इतना अन्याय नहीं कर सकते। आप पहले दिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने भैया को सब बता दूंगी और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब रोहन का यही काम बन गया था। वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ से पैसे मांगता। माँ इनकार करती तो वो नेहा के पास आता। और उसके इनकार करने पर उसे मारने लगता। शादी के 1 महीने बाद ही नेहा अपने घर वापस आ गई थी। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसका भाई भी काम से घर आ गया था। अरे नेहा, कैसी हो तुम? और रोहन कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? अपने भाई को आंखों के सामने देखकर नेहा उसके सीने से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक कोने से माया नेहा को देख लेती है और अपने मन में सोचने लगती है, अब ये कहाँ से आ गई? पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा इस लड़की ने रचाया है। कुछ भी करके मुझे इसे इस घर से निकालना होगा। नेहा ने रोते हुए सारी बात विवेक को बताई। ये सब सुनकर विवेक का खून खलने लगा। माया, क्या तुम ये बात जानती थी कि रोहन नशेड़ी है? वो कोई कामकाज नहीं करता और अपना नशा पूरा करने के लिए घर वालों पर हाथ उठाता है। विवेक तो जिंदगी में पहली बार माया ने इतने गुस्से में देखा था। वो बुरी तरह घबरा गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर मैं जानती होती तो मैं नेहा की शादी क्यों उसके साथ करती? नेहा तो मेरी बहनों जैसी है। फिर विवेक रोहन के घर के लिए चल दिया। और कुछ ही समय में उनके घर पहुंच गया।
विवेक ने उनसे साफ कह दिया कि नेहा आज के बाद इस घर वापस नहीं आएगी। नेहा ने भी वापस जाने से इनकार कर दिया था और फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद नेहा दोबारा उसी घर में वापस आ गई। 1 महीने के भीतर ही उसके माथे पर तलाक का दाग लग गया था। हे राम, मेरे भी कैसे किस्मत लिखी है तूने। पहले अनाथ थी, अकेली थी और अब तो तलाकशुदा भी हो गई हूँ। ये लोग तो मेरा जीना हराम कर देंगे। लोगों के तानों और उनकी बातों का कैसे सामना करूंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ नेहा की जिंदगी और भी तंग हो गई थी। मोहल्ले वाले भी उस पर बातें करते और उसकी भाभी ने तो उसका जीना हराम किया हुआ था। ये क्या, तुम सारा दिन रोती रहती हो, कमरे में बैठकर शोक मनाती रहती हो। तुम्हारी इस मनहूसियत ने मेरे घर की खुशियों को नजर लगा दी है। अरे कितने दिनों से मेरे पति काम पर नहीं गए, ये सिर्फ तुम्हारी जलन की वजह से हुआ है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर नेहा बुरी तरह घबरा जाती और वो जल्दी से घर के किसी काम में लग जाती। वो सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती, कपड़े धोती, बर्तन धोती और घर की सफाइयाँ करती। रात को खाना खाने लगी तो माया ने उसके हाथ से निवाला छीन लिया। तुम्हें इस घर में हम लोगों ने खाने के लिए नहीं रखा हुआ। इस खाने पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का अधिकार है। मेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है, इसलिए नहीं कि वो गैर लोगों पर उड़ाता रहे। मगर भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। आप जानती तो हैं कि मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रही हूँ। हाँ, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। हमारे टुकड़ों पर पलती हो और मुझे ही आंखें दिखा रही हूँ। अरे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बालों से पकड़कर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ, मगर मुझे अपने पति का लिहाज है। उनके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो कल की ये रोटी खा लो और ये सब्जी भी। नेहा ने वो खाना देखा तो उस खाने से बदबू आ रही थी। भाभी, ये खाना तो बासी है, इसमें से बदबू आ रही है। मैं ये बासी खाना कैसे खाऊंगी? मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। तुम इतनी नाजुक नहीं हो जो एक दिन पुराना खाना खाकर बीमार पड़ जाओगी। अरे तुम बहुत सख्त लड़की हो, हमें मारकर ही तुम मरोगी। माया ने सारा ताज़ा खाना फ्रिज में रखकर उसे ताला लगा दिया था और नेहा के सामने कल का बासी खाना रखा था। अब मुझे ये कल का बासी खाना खाना पड़ेगा। ये दिन भी आने थे मेरी किस्मत में। क्या करूं? क्या भाई से बात करूं? नहीं, अगर भाई को कुछ बोला तो वो भाभी से पूछेंगे और भाभी फिर मुझ पर जिंदगी तंग कर देगी। फिर नेहा वो बासी खाना खाकर सो गई। मगर अगले दिन उसे उल्टियां लग रही थीं। बासी खाने ने अपना काम कर दिया। मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब इस खराब तबीयत के साथ मैं कैसे काम करूंगी? पूरा दिन नेहा को चक्कर आते रहे, मगर माया को एक बार भी उस पर तरस नहीं आया। उसने पूरा दिन नेहा को खाना नहीं दिया था। शाम को विवेक घर आया तो बहुत खामोश था। मुझे नौकरी मिल गई है, मगर मुझे शहर में ही रहना होगा। मेरे बगैर तुम लोग कैसे रहोगे? मुझे तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। विवेक की बात सुनकर माया बहुत खुश हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको नौकरी मिल गई है। आप नहीं जानते कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। बच्चों के स्कूल की फीस देनी थी, घर का राशन भी खत्म हो गया था और भी बहुत सारे खर्चे थे। ऊपर से आपकी बहन की जिम्मेदारी भी हम लोगों पर है। उसके नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब तक आपकी अच्छी नौकरी नहीं होगी तब तक ये सब कैसे होगा? अब अगर आपको नौकरी करने के लिए शहर में रहना पड़ेगा तो ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। विवेक ने सर उठाकर नेहा की तरफ देखा तो वो अपना सर झुकाए खड़ी थी। नेहा, इन दिनों मेरी नौकरी नहीं थी तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। जानती हो कि घर में पैसों की कितनी तंगी है। तुमने अपनी भाभी को बिना वजह परेशान किया। अरे इसमें इसका क्या कसूर? अगर हम इसे कुछ कहेंगे तो ये मोहल्ले में जाकर हमारे खिलाफ बातें करेगी कि हम इसका ख्याल नहीं रखते और इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं करते। आप नहीं जानते कि मुझे कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए आप इसे छोड़ें और मुझे बताएं कल आपके लिए कौन कौन से कपड़े रखूं। माया ने विवेक को बातों में लगाकर अपनी तरफ कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि नेहा विवेक को कुछ भी कहे। वो विवेक से झूठ बोलकर नेहा के नाम पर बहुत सारे पैसे ले लिया करती थी और ये पैसे कभी अपने कपड़ों पर तो कभी खाने पीने पर खर्च कर दिया करती थी। एक दिन नेहा अपने मन में सोचती है, अब अगर भाई को सच बताया तो भाभी मुझे फिर से घर से निकाल देगी। मुझे खामोश ही रहना होगा। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब विवेक भी शहर चला गया था। इधर नेहा की जिंदगी और भी तंग हो गई थी। माया ना उसे नए कपड़े लेकर देती और ना ही अच्छा खाना खाने को देती थी। आज से तुम सिर्फ एक वक्त का खाना खाओगी। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम्हें नाश्ता भी दें, दोपहर का खाना भी दें और रात का भी।
बस कल से तुम्हारा हर वक्त का खाना पीना बंद। नेहा ने हैरान नजरों से अपनी भाभी की तरफ देखा और कहा, भाभी, आप जानती हैं कि घर के सारे काम मुझे करने होते हैं। घर की सफाइयाँ, कपड़े धोने, और इतना काम करके मैं थक जाती हूँ। मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है। अगर मैं पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगी तो मैं काम भी नहीं कर सकूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे धमका रही हो कि अगर मैं तुम्हें वक्त पर खाना नहीं दूंगी तो तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी। अच्छा, तो ऐसा करके भी देख लो, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे इनकार करती हो। अब नेहा भूखी रह रहकर और काम करते करते बीमार पड़ गई, मगर माया को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। एक दिन नेहा को बहुत तेज बुखार आ गया, इसलिए वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी भाभी माया उसके पास आ गई और कहने लगी, तुम क्या बिस्तर पकड़कर बैठ गई हो? घर में इतने काम पड़े हैं, वो काम कौन करेगा? जल्दी से बाहर निकलो, अब मैं तुम्हारा कोई बहाना ना सुनूं। फिर नेहा गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकलती। जैसे तैसे काम करती और साथ साथ रोती भी जाती। काश मैं भाई को सच बता सकती कि उनकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ यहाँ पर क्या बर्ताव होता है। अगर भाई को बता भी दिया तो शायद तब भी वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उनकी आंखों पर तो उनकी पत्नी ने पट्टी बांध रखी है। अगर उन्हें सच जानना होता तो सब कुछ अब तक जान चुके होते। शायद उन्होंने खुद ही सारी चीज़ों से आंखें बंद करके रखी हैं। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। विवेक घर आता, 2 दिन घर में रुकता। उसके सामने तो नेहा 3 वक्त पेट भरकर खाना खाती, मगर उसके जाते ही फिर से उसकी जिंदगी तंग हो जाती। एक दिन माया की पड़ोसन उसके पास आई। अरे माया बहन, कब तक अपनी ननद को यूं घर में बिठा कर रखोगी? अरे इसकी दोबारा शादी की कोशिश करो और इसे अपने घर का कर दो। अरे मेरा बस चले तो इसे आज ही चलता कर दूं। पहले भी इस कलमुही की शादी की थी, मगर 1 महीने के बाद ही तलाक लेकर हमारे सिर पर आकर बैठ गई। अब इस तलाकशुदा और अनाथ लड़की को कौन ब्याह कर ले जाएगा? कह तो तुम ठीक ही रही हो, अब तो बहुत ही मुश्किल है कि इसकी शादी हो। अब तो ये हमेशा तुम्हारे सीने पर ही मंडराती रहेगी। पड़ोसन तो वहां से चली गई। मगर माया सिर पकड़कर रह गई। मैं ऐसा क्या करूं कि इससे मेरी जान छूट जाए और ये हमारे घर से निकल जाए? इसकी शादी अब मुश्किल है, अब मुझे कुछ और ही करना होगा। एक दिन विवेक छुट्टी लेकर घर आया तो उस दिन माया के जहन में एक साजिश तैयार हो गई। एक काम करती हूँ, इस कलमुही को इस घर से निकालने के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अपने पति को इसके खिलाफ करना ही पड़ेगा, वरना हमेशा ये मेरे सर पर ही बैठी रहेगी। उस दिन जब विवेक अपने कमरे में था, दोनों बच्चे भी अपने कमरे में खाना खाने के बाद सो गए थे। नेहा किचन में बर्तन धो रही थी। आधी रात हो चुकी थी। कोई एक बर्तन भी मुझे किचन में नजर नहीं आना चाहिए। अगर सुबह मुझे यहाँ पर बर्तन नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह आपके उठने से पहले ही मैं सारा काम कर लूंगी। वैसे भी नाश्ता तो मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझ पर ये जता रही हो कि मैं कोई काम नहीं करती? अरे कल मुझे अपने पति के लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार करना है और कल किचन में एक भी गंदा बर्तन नजर नहीं आना चाहिए। आधी रात बीत चुकी थी। जब नेहा किचन साफ करके बाहर निकलने लगी तो माया उससे कहने लगी, छत पर जाओ, वहां से नया कंबल लेकर नीचे आओ, मुझे ठंड लग रही है। इन लोगों का स्टोर ऊपर वाले पोर्शन पर था, जिसकी सीढ़ियां बाहर से गुजरकर छत पर जाती थीं। नेहा को बहुत नींद आ रही थी, मगर माया की बात माने बगैर कोई रास्ता भी नहीं था। जब नेहा कंबल लेकर छत से उतरकर अपने कमरे में दाखिल हो रही थी, तब उसे अपने घर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अरे मेरे घर से ये चिल्लाने की आवाजें किसकी सुनाई दे रही हैं? पता नहीं क्या हो गया। भगवान सब खैर करे। जब वो घर आई तो उसकी भाभी ने बिना कुछ पूछे ही उसे मारना शुरू कर दिया। आप इससे पूछिए ये कहाँ थी और क्या कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से इसे एक लड़के के साथ गलत काम करते देखा, मगर मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया क्योंकि आप समझते कि मैं आपकी बहन पर इल्जाम लगा रही हूँ। अरे मैं इसके गुनाहों पर पर्दा डालती रही, इसकी कोई बात आपको नहीं बताती थी, मगर आज सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया है। अब मेरी बर्दाश्त भी खत्म हो गई है। नेहा फटी फटी आंखों से अपनी भाभी को देख रही थी। तभी उसके भाई ने भी उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे प्यार का ये सिला दोगी। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। माता पिता के बाद तुम्हें माता पिता का प्यार दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो तुम्हारे मुंह से निकला, और फिर भी तुमने ये किया। तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। भैया पहले मेरी बात सुने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अब हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलोगी?
पहले हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी और अब हमारी आंखों देखी बात को झुठला रही हो। अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। नेहा ने बहुत विनती की, लेकिन विवेक और माया ने एक न सुनी और दोनों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं किससे मदद मांगूं? हे राम, मेरी मदद कर। नेहा इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे गांव की एक औरत मिली जो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। वो नेहा को अपने घर ले गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम सच कह रही हो। तुम्हारी भाभी बहुत ही चालाक मक्कार औरत है। वो कभी भी तुम्हें दोबारा घर में घुसने नहीं देगी। मेरी मानो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। मगर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं क्या करूँगी? मुझे तो बाहर कोई नहीं जानता है और वहाँ तो मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, ये पैसे रख लो, शहर चली जाओ, वहाँ जाकर कोई काम कर लेना, अपनी जिंदगी शुरू कर लेना। यहाँ रही तो ये औरत तुम्हें मार देगी। नेहा ने वो रात उस औरत के घर में गुजारी और फिर अगले दिन उस औरत से पैसे लेकर वो शहर की तरफ चल पड़ी। घर से निकाले जाने के बाद नेहा की रूह जख्मों से चूर थी। एक शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां माया और काव्या रहती थीं। दोनों अनाथ थीं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। माया को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। काव्या शांत स्वभाव की थी और दूसरों को खुश देखकर ही खुश हो जाती थी। एक दिन उनका रिश्ता एक ही परिवार के दो भाइयों आर्यन और ईशान से तय हो गया। ये सुनकर माया खुशी से पागल हो गई और काव्या से बोली, वाह काव्या, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान है। देखना, मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ सिर्फ बहू नहीं बल्कि रानी बनकर रहूंगी। ऐसा रुतबा होगा मेरा कि लोग खुद कहेंगे कि ये लड़की किस्मत वाली है। और आर्यन, वो तो मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार रहेगा। मुझे पता है कैसे लोगों को अपने हिसाब से चलाया जाता है। सासू माँ को भी मैं बड़ी आसानी से अपने पक्ष में कर लूंगी और अगर कभी कुछ पसंद नहीं आया तो मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। जो गलत लगेगा साफ साफ बोल दूंगी। मुझे किसी की नाराजगी से डर नहीं लगता। दीदी, आप हमेशा हर बात को बहुत जल्दी तय कर लेती हो। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। किसी इंसान को, उसके स्वभाव को, उसके हालात को समझने में वक्त लगता है। शादी सिर्फ बड़े घर या आराम का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जहाँ इज्जत, समझ और प्यार सबसे ज़रूरी होते हैं। अगर हम शुरुआत से ही अपनी मनमानी करेंगे तो रिश्ते में टिकाव कैसे आएगा? लो, आ गई फिर तेरी समझदारी वाली बातें। तू तो बचपन से ही ऐसी है, सबकी सुनने वाली, सबको खुश करने वाली। वैसे भी ईशान जैसा सीधा साधा और शांत लड़का तुझ पर ही जचता है। ऐसे लोग तुझे समझ पाएंगे। मैं थोड़ी अलग हूँ काव्या। मुझे साधारण जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी सोच चाहिए और ऐसी जिंदगी चाहिए जहाँ ठाट बाट हो, इज्जत हो और नाम हो, जहाँ मैं मालकिन की तरह रहूँ। दीदी, बड़ा घर ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, दिल से बनता है। और ईशान वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बहुत समझदार है, बस दिखावा नहीं करते। कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सोच समझकर। मुझे अच्छा लगता है कि वो किसी पर अपनी बात थोपते नहीं, बल्कि सामने वाले की राय की कदर करते हैं। अच्छा, अब तो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। तू हमेशा से हर इंसान में अच्छाई ढूंढ लेती है, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। मुझे बस इतना बताए कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। मैं ऐसे शौक से रहूंगी, ऐसे ठाट से करूंगी कि लोग खुद कहेंगे, वाह क्या बहू आई है इस घर में। दीदी, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों जिस भी घर में जाएं वहाँ मिलजुल कर रहें, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। और अगर कभी हमसे गलती हो जाए तो उसे अहंकार से नहीं बल्कि मिलकर सुधारे। आखिर रिश्ता निभाने से मजबूत होता है, जीतने से नहीं। मुझे समझाने की कोशिश मत कर काव्या। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और तू भी जरा ध्यान रखना, इतनी भोली मत बना रहना कि कोई तुझे इस्तेमाल कर ले। दीदी, मैं भोली नहीं हूँ। मैं बस किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। मैं बस वही करना चाहती हूँ जो सही हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हाँ, तू तो हमेशा सही ही होती है। चल, अब ज्यादा मत बोल, मुझे अपने सपनों में रहने दे। जिस घर में मैं जाऊंगी काव्या, वहाँ की सोच बदलेगी, वहाँ की हवा तक मेरे हिसाब से चलेगी और मेरा पति भी मेरे इशारे पर चलेगा।
शादी की तारीख आ गई। दोनों बहनें एक ही मंडप में ब्याह कर अपने अपने ससुराल पहुंच गई। घर के मुखिया थी सासू माँ सावित्री देवी। सावित्री देवी ने दोनों बहुओं का स्वागत किया। पहली नजर में ही वो समझ गई थी कि दोनों का स्वभाव अलग है। आओ मेरी बच्चियों, अंदर आओ। आज से ये चौखट तुम्हारी है, ये आंगन तुम्हारा है और ये घर तुम्हारी खुशियों का बसेरा। अब तुम्हें किसी परायपन का एहसास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन बहू इस घर में कदम रखती है उसी दिन वो बेटी बन जाती है। किसी बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे का सम्मान करो और पूरे परिवार को अपना समझो। मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बनने की कोशिश करूँगी। जी सासू माँ, हमें अच्छी तरह पता है कि अब यही हमारा घर है। हम कमज़ोर नहीं हैं कि किसी बात से डर जाएं। हम कोई गली की भिखारिन नहीं जो सिर झुकाकर जिए। हम इस घर में जिम्मेदारी निभाने आई हैं, घर को अपने तरीके से संभालने आई हैं। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि हमें यहाँ रानी की तरह सम्मान मिलेगा। आखिर आर्यन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और जहाँ प्यार होता है वहाँ किसी कमी की जगह नहीं होती। बेटी, शब्द सोच समझ कर बोलने चाहिए। ये घर किसी का राज्य नहीं है और ना ही यहाँ कोई रानी या नौकर होता है। यहाँ सब बराबर हैं, प्यार से बंधे हुए। लेकिन तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास कम और घमंड ज्यादा दिखाई दे रहा है। याद रखना, घमंड रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। माफ कर दीजिए सासू माँ, दीदी सफ़र से बहुत थक गई हैं, शायद इसीलिए शब्दों का संतुलन नहीं रख पाई। हम दोनों आपके दिए संस्कारों को सिर आँखों पर रखेंगे। हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे और इस घर को सच में स्वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत और मान हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा। बेटी काव्या, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए। इतनी सरलता और मिठास आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जो इंसान अपने शब्दों से दूसरों को सुकून दे, वही असली धन लेकर आता है। ऐसे स्वभाव वाली बहुएं घर में सौभाग्य और शांति दोनों लाती हैं। माँ, आप माया की बातों को दिल से मत लगाइए। वो दिल की साफ है, बस थोड़ी भावुक और सीधे शब्दों में बोल देती है। उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। वो अपने प्यार और अधिकार को जताने की कोशिश कर रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय के साथ एक अच्छी और समझदार बहू साबित होगी। माँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। काव्या बहुत ही नेक दिल लड़की है। उसके व्यवहार में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई और अपनापन है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि उसकी सादगी हमेशा बनी रहे और वो हमेशा खुश रहे। तुम दोनों मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद हो। तुम्हारा इतना समझदार और संवेदनशील होना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम दोनों बहुएं थोड़ा आराम कर लो। आज का दिन नया है, भावनाओं से भरा हुआ है। कल से इस घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों के कंधों पर होंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें समझदारी और प्रेम से निभाओगी। रात हो चुकी थी। माया ने तुरंत आर्यन से बात करना शुरू कर दिया। रही हूँ, लेकिन तुम हर बात को हल्के में ले लेते हो। ये घर मुझे सच में बहुत छोटा और घुटन भरा लगता है। ऊपर से तुम्हारी माँ हर बात में टोकना, हर काम में कमी निकालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कोई ऐसे वैसे घर से आई लड़की नहीं हूँ। मैंने सपने देखे थे कि शादी के बाद मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे रानी की तरह रखा जाएगा। अगर यहाँ मुझसे उम्मीद की जाएगी कि मैं हर वक्त समझौते करूं, हर किसी की बातें सहूं, तो बताओ मैं कैसे रहूंगी। तुम जाकर उन्हें साफ साफ समझा दो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो सुबह शाम घर के कामों में लगी रहूंगी। माया की बात सुनकर आर्यन घबरा जाता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर संयम के साथ बोलता है। माया, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि माँ का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा सख्त रहा है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं, चाहे वो तुम हो, काव्या हो, है मैं खुद। और जहाँ तक इस घर की बात है, तो ये मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये हमारा पुश्तैनी घर है। इसमें दादा दादी की यादें बसी हैं, पापा की मेहनत की निशानी है। हो सकता है ये घर बड़ा या आलीशान ना हो, लेकिन इसकी अपनी एक गरिमा है। और तुम जानती हो, मेरे लिए तो तुम हमेशा रानी ही रही हो और रहोगी। बस अगर तुम इस तरह माँ के बारे में बोलोगी तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी और बात बिगड़ सकती है। अगर उन्हें बुरा लगता है तो लगने दो आर्यन। मैं अब हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलने वाली। मैंने तय कर लिया है, कल से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। काव्या से कह दो कि वो सारा काम संभाले। वैसे भी वो हमेशा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर सबके सामने घूमती रहती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो।
और ईशान, वो तो उसी पर जान छिड़कता है। तो दोनों मिलकर आराम से ये घर चला लेंगे। मुझसे अब और त्याग की उम्मीद मत करना। माया, प्लीज समझने की कोशिश करो। हर बात को इस तरह कठोर बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें किसी बात से तकलीफ है तो हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हालात संभल जाएं और किसी को ठेस ना पहुंचे। लेकिन मेरी एक बात मान लो, सबके सामने माँ या काव्या के खिलाफ इस तरह बोलोगी तो बात हाथ से निकल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इस घर का माहौल और ज्यादा बिगड़े। थोड़ा धैर्य रखो, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। उधर काव्या और ईशान आपस में बात कर रहे थे। काव्या, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। आज तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो, ना हंस रही हो ना खुलकर बात कर रही हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, या फिर क्या तुम इस घर में खुद को खुश महसूस नहीं कर पा रही? नहीं ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। ये घर, ये लोग और सबसे बढ़कर आपकी माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मन में एक हल्का सा डर बैठा रहता है। मुझे डर है कि दीदी अपनी कड़वी या घमंडी बातों से कहीं सासू माँ का दिल न दुखा दे। वो बहुत सीधी, समझदार और प्यार करने वाली हैं। मैं नहीं चाहती कि उनके मन में हमारे लिए कोई भी गलत भावना पैदा हो। मैं चाहती हूँ कि इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मिलकर सासू माँ का दिल जीतना चाहिए, अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से और अपने प्यार से। तुम जैसी हो वैसी ही रहो, सच्ची, सरल और दिल से जुड़ी हुई। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बाकी जो भी बातें होंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं वादा करता हूँ काव्या, इस घर में किसी का दिल नहीं टूटेगा। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही माया ने वही किया जो उसने कहा था। वो देर तक सोती रही और काव्या चुपचाप रसोई में जाकर सासू माँ की मदद करने लगी। ये सिलसिला रोज चलता रहा और घर में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में सावित्री देवी का घर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ माया का कमरा था, जहाँ आराम और घमंड का राज था। दूसरी तरफ रसोई और घर के काम थे, जहाँ काव्या अपनी सादगी और मेहनत से सब संभाल रही थी। एक दिन सुबह सावित्री देवी रसोई में आई। उन्होंने काव्या को अकेले काम करते देखा। अरे काव्या, मेरी बच्ची, ये सब काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? सुबह से देख रही हूँ तुम रसोई से बाहर ही नहीं आई। तुम्हारे हाथ भी थक गए होंगे। और माया, वो कहाँ है? क्या वो अब तक सो रही है? अरे बेटी, क्या उसे इस घर की जिम्मेदारियों का जरा सा भी एहसास नहीं है? ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, अब ये तुम दोनों का भी है। मैं नहीं चाहती कि इस घर का सारा बोझ सिर्फ तुम्हारे कंधों पर आ जाए। माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये सब चुपचाप सहते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकती। नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत सोचिए। दीदी रात को काफ़ी देर तक जाग रही थी। शायद नए घर की वजह से उन्हें नींद नहीं आई होगी, इसलिए आज वो बहुत थक गई होंगी। मैंने सोचा अगर उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे बेटी की तरह अपनाया है तो ये सब करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप बस आराम से बैठ जाइए, मुझे आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी किसी बात की परेशानी ना हो। काव्या, तुम मुझसे झूठ मत बोलो बेटी। मैं माँ हूँ और माँ अपनी बेटी की आंखों में छिपा दर्द पहचान लेती है। तुम कुछ कहती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। तुम दोनों सगी बहनें हो, फिर भी लगता है जैसे तुम्हारे बीच कोई अनकही दूरी आ गई हो। माया इस घर में आने के बाद बहुत बदल गई है। पहले वो ऐसी नहीं थी। एक दिन भी उसने रसोई में कदम नहीं रखा और तुम हर बात को हंसते हंसते अपने ऊपर ले लेती हो। मुझे डर है कहीं तुम ये सब सहते सहते अंदर से टूट ना जाओ। सासू माँ, आप दिल छोटा मत कीजिए। दीदी का स्वभाव थोड़ा अलग है। वो बचपन से ही नाजों में पली हैं। थोड़ी आलसी ज़रूर है, लेकिन उनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। वो बस अपनी बातें ठीक से कह नहीं पाती। आप उनसे कुछ मत कहिए, कहीं वो गलत ना समझ लें। अगर घर में प्यार और धैर्य रहेगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस घर में कभी कोई कड़वाहट ना आए, बस सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहें। उसी समय आर्यन रसोई में आया और बोला, अरे माँ और काव्या, तुम दोनों यहाँ इतनी देर से क्या बातें कर रही हो? काव्या, तुम अभी तक रसोई में ही क्यों खड़ी हो? मुझे काम के लिए देर हो रही है, बहुत काम है आज। सब कुछ छोड़ो, पहले मेरा नाश्ता जल्दी से लगाओ। तुम जानती हो ना, मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं। आर्यन, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तू ही बता, तेरी पत्नी माया कहाँ है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या सिर्फ काव्या ही इस घर की जिम्मेदार है? सुबह से देख रही हूँ रसोई, झाड़ू, पोछा, चाय, नाश्ता, हर काम अकेले काव्या कर रही है। वो कब तक सब कुछ अकेले उठाती रहेगी? घर सिर्फ एक इंसान की मेहनत से नहीं चलता। बेटा बहू होने के नाते माया की भी जिम्मेदारी बनती है। माँ, आप माया को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसकी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती, वो जल्दी थक जाती है।
उसे आराम की ज़रूरत होती है। मैं नहीं चाहता कि वो खुद पर जोर डाले। आखिर वो मेरी पत्नी है और उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और जहाँ तक काव्या की बात है, वो तो वैसे भी दिन भर घर में ही रहती है। उसे काम करना अच्छा लगता है, तो अगर वो थोड़ा ज़्यादा कर रही है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है माँ? तभी माया तेज कदमों से आती है। चेहरे पर गुस्सा और घमंड होता है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? सुबह सुबह इतना शोर, इतनी बहस, इतनी ऊंची आवाजें। क्या इस घर में मेरी शांति की कोई कीमत ही नहीं है? माँ, एक बात साफ साफ बताइए।